अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स के नेशनल डिबेट में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है बिहार असेंबली इलेक्शन और मुसलमान। और हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं आज हैं, वो जनाब सैयद फैसल अली साहब। आप मशहूर सहाफ़ी और रोज़नामा रश्द के ग्रुप एडिटर रह चुके हैं। हालिया दिनों में आप आरजेडी के लीडर हैं, लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और रोज़नामा सच की आवाज़ के चीफ एडिटर हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर हैं और आपका भी कई सियासी पार्टियों से बिहार में वाबस्ता ताल्लुक रहा है, जैसे आरजेडी और जेडीयू से। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बानी और सदर हैं। कांग्रेस के एक रहनुमा को शरीक होना था, लेकिन अब तक वो नहीं आ सके। अगर बीच में आ जाएंगे तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे। तो हम अपने गुफ्तगू का आगाज करते हैं और इसी बात से शुरुआत फैसल अली साहब से करेंगे कि फैसल अली साहब, बिहार में जो चुनाव हो रहा है इस मरतबा, डेट का बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उस चुनाव में क्या मुसलमान जा रहे हैं या आपकी पार्टी आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, या एक बड़ा हंगामा है बिहार में एमआईएम का, एमआईएम की तरफ मुस्लिम नौजवान बड़ी तादाद में जा रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि बिहार के मुसलमानों का जो रुझान है इस मरतबा किधर है? देखिए, बहुत अदब से मैं एक बात अर्ज करूंगा कि हिंदुस्तान में बिहार वो जगह है जिसने मुल्क की हमेशा क़यादत की है। चाहे 1900 अगर आप इधर की आज़ादी के बाद की तारीख की भी पर भी नजर डालें तो 1977 में जब जनता पार्टी आई थी और 74 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ महाजराई हुई थी, तो उस वक्त भी बिहार ने क़यादत की है। और दूसरे सारे मौकों पे आपने देखा होगा कि बिहार ने ही क़यादत की है। जब पूरी हिंदुस्तान में बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध है, जो घोड़ा जीत का घोड़ा पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहा था, तो उसको रोकने का काम हम लोगों ने किया है बिहार में। और उसमें हमारी बिरादरी की, हम लोगों की अक़लियत का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिहार का मुसलमान सियासी तौर पे बहुत बाशऊर है और उसको पता है कि किसको वोट देना है और नहीं देना है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से पिछला 15 साल रहा है सुशासन के नाम पर सुशासन, और जिस तरह से घोटाला एक के बाद एक 58 घोटाले हुए, जिनको अगर आप एक साथ देखें तो 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और सिर्फ ये कह करके सरकार चलाते रहना, अपने को सर्वाइव करना कि पहले जंगल राज था 15 साल पहले, इसलिए अब हमको अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जितने पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के, सामाजिक डेवलपमेंट के, उन सारे पे बिहार एकदम निचली पायदान पे है। उसके बाद जब सीए और एनआरसी की बात आई, तो सीए और एनआरसी में भी आपने देखा कि बिहार के जो हुक्मरान जमात हैं और उसके जो एक बहुत अहम रुकन है और बिहार के वज़ीर आला हैं जनाब नीतीश कुमार साहब, उन्होंने उसके हक में वोट डाला पार्लियामेंट में और उसके बाद आकर के मुसलमानों का वोट भी मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सीए और उसके बाद आने वाले एनआरसी को लेकर के बहुत ज्यादा रंजो गम में है और बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसी सूरत हाल में जो थोड़ा बहुत वोट, देखिए मैंने खुद अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ाया और मुझे मालूम है कि बिहार में पार्लियामेंट इलेक्शन में भी एक दो जगह को छोड़ दें तो पूरे तौर पे अक्सरियत जो वोट थी मुसलमानों की अक़लियत की, वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अलायंस को ही मिली है। उसके बाद जो एनआरसी का मामला आया है, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा परेशान हैं, हैरान हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है किसी और जमात, खास बिलखुसूस जेडीयू की तरफ मुसलमान जाएंगे। अभी आज मैं एक सर्वे देख रहा था कि ये नतीजा आने के बाद हो सकता है 25-30 सीट पे जेडीयू जो है वो सिमट कर रह जाए। उसके बाद जो आपने एक सवाल किया कि एक और जमात भी तारीफ ठोक रही है बिहार के इलेक्शन में, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सियासी ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अगर आप देखें महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार का उनका सफर अगर आप देखें तो कहीं भी कामयाबी नहीं मिली है और कहीं भी 1 से 1.5% से ज्यादा उनको वोट नहीं मिला है। अभी कुछ दिन पहले जो झारखंड का इलेक्शन हुआ तो उसमें उनको जो वोट मिला है 1.3% वोट मिला है। तो जाहिर सी बात है पूरे तौर पे उस जमात को भी मुसलमानों ने नकार दिया है और ये बता दिया है कि मुसलमान सियासी तौर पे बाशऊर है, उसको मालूम है कि अपने वोट का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है। अख्तरुल ईमान साहब, आपको इनके इल्जामात का जवाब भी देना है जो सैयद फैसल अली साहब ने लगाया है। नहीं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। पर सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहा है
कि एमआईएम बिहार में क्यों आई है सियासत करने, उन्हें हैदराबाद तक ही रहना चाहिए था। बिहार पर आरजेडी का हक है, आरजेडी मुस्लिम वोटों की हकदार है, या दलित और मुस्लिम वोट बिहार में एक समीकरण बना हुआ है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और आपकी तवस्सुस से हम शुरका की खिदमत में सलामत करना चाहते हैं। लंबे अरसे के बाद फैसल भाई से समझिए आपके जरिए से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और हमारे डीपीआई के जिम्मेदार से भी। देखिए, मामला ये है कि कोई भी पार्टी जब पहली बार कहीं जाती है तो एक तारुफी दौर उनका गुजरता है, और बिहार का जो सियासी मंजरनामा है, समाजी मंजरनामा है, उसको अगर आप सामने में रखेंगे तो यहाँ आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक जो पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, उन्होंने अक़लियतों के वोट को तो हासिल किया, लेकिन इसको समाजी, तालीमी, सियासी एतबार से पसमानदा रखने की हर मुमकिन साजिश की, जिसके नतीजे में ये बात सच है आज के दिन में कि मुस्लिम अक़लियत के दरमियान में और दलितों के दरमियान में सियासी शऊर व फ़हम की कमी आई है एक बड़े तबके में। ज़ाहिर है नाखानदा हैं तो मौजूदा वक्त सियासत के जो पैतरे हैं, जो अय्यारी और मक्कारी है, उनसे उनकी नावाकिफ़ियत लाजमी है। ऐसी सूरत हाल में अगर बगौर नज़र आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 5 साल में हमारी पार्टी ने अच्छी पेशरफ्त की है, और उस पेशरफ्त के नतीजे में हुआ ऐसा है कि हमने 2015 में महदूद सिर्फ 6 सीटों पे 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और वहाँ हमको 85,000 से ज़ायद वोट मिले। और फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम इलेक्शन लड़े तो उसी हलके में हमको 2,95,000 वोट मिले, और ज़िमनी इलेक्शन में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हुए हैं। इससे हमको ये यकीन लगता है कि अवाम के दरमियान में हमारी पार्टी की मकबूलियत और हमारे तय एतमाद का इजाफा हो रहा है। इससे इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बिहार में फ़िरक़ापरस्त पार्टियों से जहाँ लोग नाराज़ हैं और बेजार हैं, वहीं बिहार की मुबैना जो हमारी सेकुलर पार्टियां जो कहलाती हैं, उन पर तो इससे एतमाद घटा है। पिछले दिनों में जो महागठबंधन बना और महागठबंधन 20 साल में बिखर कर रह गया, तो उससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि शायद हम किसी पर भी एतमाद करके अपना वाजिब हक हासिल नहीं कर सकते। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारे लिए बेहतर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा के इलेक्शन में हम अच्छे नताइज हासिल करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। डॉक्टर कासिम रसूल यार साहब, जहाँ तक भाई फैसल साहब ने यह बात कही कि महाराष्ट्र, यूपी और इसमें झारखंड में हमारी जो हालत रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे मायूस कतई नहीं है। यूपी में सियासी मंजरनामा बदला है, हमारी मकबूलियत और मकबूलियत बढ़ी है। महाराष्ट्र में हमने अपनी साख को कायम रखने की और बचाने की कोशिश की है। हर चंद के हमारा गठबंधन टूट गया, उसके बावजूद भी हमने अपने आप को बचाए रखा है। वहाँ के लोकल इकाइयों में हमारी अच्छी खासी रुकनीत में इजाफा हुआ है, और इस वक्त बिहार में हम बेहतर हालात में हैं। और एक तमसील आपकी होगी कि आप देखें आसाम को, आसाम में बिरादर अख्तरुल साहब आपके पास आएंगे दोबारा। डॉक्टर कासिम रसूल यार साहब, हिंदुस्तान के बारे में कहा था कि यहाँ सेकुलरिज्म है और मुसलमान सियासत में उस वक्त कामयाब हो सकते हैं जब वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ ले करके चले। मुसलमान अगर अपनी कोई अलग सियासी पार्टी बनाते हैं तो उनको नुकसान होगा, या हिंदुस्तान का जो ढांचा है उसमें फिट नहीं बैठ सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कई सारे दानिश्वरों ने, मुफक्किरीन ने मुसलमानों को हमेशा यही मशवरा दिया तो अपनी अलग कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बनाए, कांग्रेस के साथ किसी भी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहलाती है उसके साथ मिलकर के काम करें। तो अब अपनी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी बनाने का ये दौर क्यों शुरू हुआ है? और आपने भी एक पार्टी बनाई हुई है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, और कई सारे लोगों की पार्टी है। तो आखिर जब यही कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसी पार्टियों की जरूरत नहीं थी, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए असल में ये बातें तो अब 70 साल के बाद बहुत साफ हो गई हैं कि कोई भी पार्टी, जितनी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इस वक्त मुल्क में पाई जाती हैं, उनमें से कोई भी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बात अजीबोगरीब है, यादव पार्टी बनाए तो सबकी पार्टी, दलित पार्टी बनाए तो सबकी पार्टी, मुसलमान अगर कोई पार्टी बनाता है या किसी पार्टी की क़यादत मुसलमान करता है तो वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी। ये बात सही नहीं है। जहां तक वेलफेयर पार्टी का ताल्लुक है, हम ये बात वादे कर चुके हैं कि हमारी पार्टी जो है वो एक प्लूरल पार्टी है जिसमें मुसलमान, गैर मुस्लिम सब शामिल हैं। तो कोई पार्टी जिसकी क़यादत मुसलमान कर रहे हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होगी, ये बात गलत है।
अगर दलित क़यादत कर रहे हैं तो वो दलितों की नहीं होती है, क्रिश्चियन क़यादत कर रहे हैं तो क्रिश्चियंस की नहीं होती है, हिंदू क़यादत कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं की नहीं होती है। तो अगर मुसलमानों की क़यादत है तो मुसलमानों की पार्टी क्यों होगी? सबकी पार्टी है। एक बात तो ये है साफ। दूसरी बात ये कि देखिए, बात ये असल में कि अगर आप की क़यादत कोई भी कर रहा हो, लेकिन अगर आप सबके इश्यूज को ले रहे हैं, सब जो समाज के दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए तबकात हैं या समाज के अंदर जो बुनियादी सवालात खड़े हुए हैं, उन पर अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, उन इश्यूज को टेकअप कर रहे हैं, तो उसके बाद ये सवाल बेमाना होकर रह जाता है कि इसकी क़यादत कौन कर रहा है। तो हमने यही कोशिश की है कि हमारा जो यानी वो है जो इश्यूज हम लेते हैं वो प्लूरल इश्यूज होते हैं, वो सबके इश्यूज होते हैं, मुसलमानों के भी होते हैं, दलितों के भी होते हैं, आदिवासियों के भी होते हैं, खवातीन के भी होते हैं, मर्दों के भी होते हैं, नौजवानों के भी होते हैं। हम सबके इश्यूज को टेकअप करते हैं। इस एतबार से हम कभी ये नहीं कहते कि हम एक मुस्लिम पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। वो तो अपनी जगह है, लेकिन उमूमन किसी भी पार्टी की लीडरशिप अगर किसी मुसलमान के हाथ में होती है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है कह करके कि सेकुलर पार्टी नहीं है। यानी ये बात, सवाल आपसे ये था कि मुसलमानों से क्यों कहा जाता है कि वो आरजेडी, कांग्रेस इस जैसी पार्टियों का हिस्सा बन करके रहे, अलग से कोई अपना सेटअप कायम ना करे। देखिए, असल में बदकिस्मती से गुज़िश्ता 70 साल में खुद मुसलमानों ने भी अपनी इस पोजीशन पे क़नाअत कर ली थी। कहने हो गए थे कि भाई आप जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद मुल्क आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो मुसलमान ने एक स्टैंड लिया था कि भाई हम अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, कांग्रेस ही हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी। एक लंबे अरसे तक मुसलमान कांग्रेस पे डिपेंड करते रहे। जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का दौर शुरू हुआ, तो उस वक्त मुसलमानों को एहसास हुआ कि भाई कांग्रेस ने तो हमारे साथ में यही इस तरह का मामला किया। उसके बाद फिर दूसरे तजुर्बात हुए। उन तमाम तजुर्बात के नताइज जो सामने आए वो अब सामने है, उसमें कोई बात कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। तो लेकिन ये जो तरीका है, अब कांग्रेस के अलावा बाकी सब पार्टियां भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो सब पार्टी ये समझती है कि मुसलमान एक वोट बैंक है और इन पर बीजेपी का खतरा मंडलाता आप दिखाते रहिए और उनका वोट लेते रहिए और झूठे वादे करते रहिए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। मुसलमानों की मजबूरी है कि हमें सपोर्ट करें। हमें इस मजबूरी से, इस बेबसी से, इस सियासी बेवकती से बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज आपके मसाइल जू के तो ऐसे ही लटके रहेंगे और आपकी पसमानदगी में इजाफा ही होता रहेगा। सैयद फैसल अली साहब, आरजेडी में आप हैं, आरजेडी इलेक्शन लड़ रही है, अगर एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है, अख्तरुल इमान क़यादत कर रहे हैं, तो आपको या आरजेडी को क्यों प्रॉब्लम है? आप क्यों कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आरजेडी को हरा रहे? क्या इलेक्शन लड़ना सिर्फ आरजेडी का हक है या दूसरों को भी हक है कि इलेक्शन लड़े? नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैंने या मेरी पार्टी ने या किसी ने भी ये एतराज़ नहीं किया है कि मजलिस क्यों इलेक्शन लड़ रही है। जहाँ तक सवाल है अख्तरुल इमान साहब का, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं और हम लोग के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अक्सर हम लोगों की बातचीत हुई है। देखिए, कुछ बातें जो अख्तरुल इमान साहब कहते हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म से और पार्टी से हट करके उस पर इत्तेफाक किया जा सकता है। जो कासिम रसूल इलियास साहब ने भी कहा उसमें कुछ बातें सही हैं, लेकिन इन सारी चीजों को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं, कंटेक्चुअलाइज नहीं कर सकते हैं। उनको आपको पूरे मुल्क की सियासी और समाजी जो हालत है, जो सिचुएशन है, उसमें देखना होगा। अभी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि आरजेडी को भी उन्होंने कहा कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। मैं बहुत अदब से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं कासिम साहब, अर्ज करूंगा कि देखिए, पूरे हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी है आरजेडी जिसने मुसलमान को वोट बैंक के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया। मैं उनको याद दिलाऊंगा, अब्दुल इमान साहब के उस वक्त हमारे ही पार्टी में थे, कि एक अकेली पार्टी जब लालू प्रसाद यादव जब वजीर आला थे तो 22 मुसलमान वजीर थे, अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा। दूसरी बात ये कि उतनी दूर की छोड़िए, अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है 2019 का, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ने 40 में 18 सीटें लड़ी हैं और उसमें 6 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, यानी 33%। हमारी आबादी सिर्फ 14% है। और उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे हिंदुस्तान में अकेली पार्टी है जिसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 33% हमारा रिप्रेजेंटेशन किया। तो ये कहते हैं। दूसरी बात ये कि उसका क्रेडेंशियल बिल्कुल क्लियर है, कोई आदमी भी इस बात पर सवाल नहीं उठा सकता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कभी भी कोई अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या ऐसी ताकतों से की हो। समाजवादी पार्टी का नाम नहीं, सवाल वो नहीं है कि आरजेडी पार्टी है हम लोग, फैसल साहब, लेकिन मुझे कहने दीजिए,
हम लोग जब ये कहते हैं कि बीजेपी को फायदा होता है, आप देखिए कि इन्होंने 8 कैंडिडेट खड़ा किया था झारखंड में, वो क्या हुआ, 2 सीट इनकी वजह से कांग्रेस हारी है। हाँ, राजमहल की और एक और मुझे याद नहीं है कौन सी जगह की। इसी तरह से 50 सीटों पे इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था उत्तर प्रदेश में, हर जगह इनकी बुरी हालत हुई, कहीं से भी वोट नहीं मिला। लेकिन एक परसेप्शन, मैं बहुत बाइतमीनान हूँ अख्तरुल ईमान साहब को अगर आप छोड़ दिए सीमांचल में, माइनस अख्तरुल ईमान, पूरे सीमांचल में एमआईएम का क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है। एक सेंटेंस और, पिछले इलेक्शन में अख्तरुल ईमान साहब ने जिक्र किया कि 6 सीटों पे इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, एक इनकी खुद की जाती सीट जिसको मैं मानता हूं कि अख्तरुल ईमान का अपना वोट था अख्तरुल ईमान साहब का, दूसरी सारी जगहों पे इनकी हालत खराब हुई जमानत। तो ऐसी सिचुएशन में ये सिर्फ वोट कटवा पार्टी के तौर पे उभर के सामने आए हैं। और ये बात मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ, मैं एक सियासी लीडर के हैसियत से भी कह रहा हूँ, और जो मैंने अपने सहाफती सफर में इनका इस पार्टी का किरदार देखा है उस हवाले से भी कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र से दिल्ली होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार तक का पूरा सफर आप देखेंगे कि अभी तक वोट कटवा के तौर पे ही देखे गए हैं और मुसलमानों ने पूरी तरह से इनको नकारा है। तो क्या वजह होगी जो बिहार में इनको लोग स्वीकारेंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आपकी बात में तजाद लग रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इनको नकारा है, दूसरी तरफ आपको खौफ भी लग रहा है, कह रहे हैं कि वजह से कांग्रेस हार रही है या इनकी वजह से आरजेडी हार रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं लग रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, परसेप्शन का। आपने अभी कहा कि कांग्रेस 2 सीटों पर वहां झारखंड में हारी है, कल यूनाइट से आपका एक बयान, नहीं तो मतलब मुसलमान इनको वोट दे रहे हैं, इसका मतलब तब हारी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, आप उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। उसका वोट भी अगर आप ऐड कर दिए तो भी हारती कांग्रेस, तो भी हारती। मैं बहुत वजाहत के साथ नहीं, सवाल ये है, आप फैसल अली साहब, एक सवाल आपसे ये है, इनकी हैसियत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। पहले इलेक्शन में तो कोई पार्टी नहीं जीतती। सवाल असल ये है कि आरजेडी 35% मुसलमानों को टिकट दे रही है। मुसलमान अगर ये चाहते हैं कि हम ऐसे पार्टी के इलेक्शन से टिकट लड़ें जहां हमारी आजादी हो, हमें सुना जाए, आरजेडी इन पार्टियों के साथ अलायंस करे, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? आपने लोकसभा के चुनाव में मांझी के साथ अलायंस किया, विकास है वो सन ऑफ मल्ला का उनके साथ किया, समता वालों के साथ किया, आपने एमआईएम के साथ क्यों नहीं किया? मतलब आप अलायंस क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अलायंस के लिए एक तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये सारी पार्टी हमारे पास अलायंस के लिए आई, जाहिर सी बात है, हम लोग तारीख में भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो अलायंस हुआ। लेकिन ये जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग समावेशी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं सबको साथ लेकर के चलना। और मैं बहुत वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि आज के हिंदुस्तान की समाजी और सियासी सूरत हाल ऐसी है कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी या मुसलमानों को लेकर के आप राजनीति करने का, पॉलिटिक्स करने का ख्वाब देखते हैं, तो ये आप बिल्कुल यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। और हमारा आइन इसकी इजाजत नहीं देता है कि कोई पार्टी धर्म के नाम पर बनाई जाए, मजहब के नाम पर बनाई जाए। अभी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि यादव बनाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, धर्म के नाम पर पार्टी नहीं है। तो ये इसमें धर्म कहाँ है, मजहब कहाँ है इसमें? धर्म के नाम पॉलिटिक्स करती है, एमआईएम जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है उसको आप ढंग से ही ना तो जोड़ के देखिएगा। वो तो खैर एमआईएम वाले उसकी वजाहत करेंगे, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कासिम रसूल इलियास साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं असल में ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए जहां तक बिहार के इलेक्शन की बात है तो वहां जाहिर है कि हमको बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए, इसलिए कि बात कही आपने, वहां मुकाबला बुनियादी तौर पर उन लोगों के साथ है जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक जो इक़दाम किए वो हमारे सामने हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल यही था कि एमआईएम का टाई अप होना चाहिए था आरजेडी वगैरह के साथ में, और अगर टाई अप नहीं होता तो एमआईएम को बहुत लिमिटेड सीट पर ही लड़ना चाहिए ताकि बाकी वोट खराब ना हो और जेडीयू को और बीजेपी को फायदा ना पहुंचे। लेकिन बहरहाल ये एमआईएम को तय करना है, मैं उस मामले में ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। अलबत्ता मुझे सिर्फ ये कहना है, क्योंकि अब फैसल अली साहब जैसे लोग अब आरजेडी के अंदर मौजूद हैं, तो हमारी बात जानी चाहिए थी कि लालू जी से हमारी 3-4 बार उस वक्त मुलाकातें हुई थी जब वो 15 साल तक हुकूमत में रहे हैं, और हमने उनके सामने ये बात रखी थी कि देखिए लालू जी, ये बुनियादी सवालात है, ये असल इशू है नहीं कि कितने आपने सीटें मुसलमानों को दी है, और जाहिर है कि जिस मुसलमान जाते हैं वो क्या करते हैं वो हम अच्छी तरह जानते हैं।
हमारा मसला ये है कि जो बुनियादी सवालात है मुसलमानों के, बेरोजगारी है, तालीम का मसला है, पसमानदगी है, उन सवालात को आपने कैसे टेकअप किया, असल चीज तो ये है। और इसी बुनियाद पर देखिए, मुसलमान अगर कांग्रेस से जा रहा है, मुसलमान अगर दूसरी पार्टी से अगर अलग हट रहा है, तो उसकी वजह यही है कि उनको लगा कि भाई कांग्रेस ने सिर्फ हमको वोट बैंक के हैसियत से इस्तेमाल किया है। तो अगर वाकई ये आरजेडी कांग्रेस पार्टी वाकई रियली ये चाहती है कि मुसलमान उनका सपोर्ट बने और मुसलमान यानी साझेदार बने, शेयर करे पॉलिटिक्स में, वो सिर्फ वोट बैंक ना रहे, तो फिर उनको मुसलमानों को उसी तरह से लेना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ठीक है आप आ गए, हमारी लाल बत्ती मिल गई आपको, आप बैठिए घर में, बाकी सब काम हम करेंगे, हम लीडर हैं मुसलमानों के। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। रहा मसला ये कि बिहार के इलेक्शन में मैंने जो राय देनी थी वो दे दी है, और यही वजह है कि बिहार के इलेक्शन में हमने इसलिए नहीं कदम रखा कि हम जानते हैं कि वहाँ हमारी अभी कोई हैसियत नहीं है, हम सिवाय वोट काटने के, वोट बांटने के और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने आप को उससे विड्रॉ कर लिया। फैसल अली साहब, आपकी आरजेडी या कांग्रेस हमेशा ये क्यों खौफ दिलाती है कि अगर आप आरजेडी की सरकार नहीं बनाएंगे या कांग्रेस की सरकार नहीं बनाएंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस नाम पर 70 सालों से कांग्रेस वोट लेती आ रही है, अब आरजेडी वोट लेती है, बिहार में समाजवादी लेती है। अगर मुसलमान अगर अपनी लीडरशिप चाहते हैं, इसी जैसे वेलफेयर पार्टी, इस तरह की अगर पार्टियां हैं, तो इन पार्टियों को आप अलायंस में क्यों नहीं शामिल करते हैं, या इस तरह की जो सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं अलायंस में शामिल किया जाता है? आखिर क्यों ये खौफ दिला करके कि अगर आरजेडी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाएगा तो यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी का खौफ दिला करके कब तक मुसलमानों का वोट आप लोग लेते रहेंगे? देखिए, एक तो पहले मैं कासिम रसूल इलियास साहब ने इतनी समझदारी की बात की, अभी वक्त है इस वक्त हमारे माशरे में इस तरह की सियासी शऊर और सोच रखने की कि कितनी संजीदगी से अपनी बात भी उन्होंने कही, उनकी बहुत सारी बातों से मुझे इत्तेफाक है। और ये भी बताया कि अभी लड़ाई कितनी अहम और कितनी बड़ी है, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई भी तीसरा फरीक आएगा तो हमारी लड़ाई कमजोर होगी, हमारी लड़ाई में जर्ब आएगा। रहा सवाल ये कि जो एक कासिम रसूल इलियास, मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि कैसे मुसलमान आते हैं और वो क्या कर पाते हैं, इस पे भी सवाल खड़ा किया है। तो मोहतरम मेरे भाई, ये बताइए कि कोई भी सियासी पार्टी हो वो लोगों को टिकट दे सकती है, उनको बना सकती है, लेकिन उनको शऊर, समझ और अपने लोगों के लिए काम करने की जो ललक है वो उसमें खुद होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम उसके लिए हमारा लीडर, हमारा कायद जिम्मेदार है, न कि कोई पार्टी जिम्मेदार है। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि हमने कभी किसी का डर नहीं दिखाया है। एक बात समझ लीजिए, हम तो वो पार्टी है जिसने 30 साल में आज आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं मोदी जी और उनके दूसरे लीडरान, और अभी जेपी नड्डा जाके बिहार में आत्मनिर्भर बनने की बात भाईजान मेरा ऑडियो शामिल कर दीजिए उसको। भाजपा को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। आज भी हिंदी हार्टलैंड में बिहार अकेला राज्य है जहां वो 50 की सीट के आसपास अटक के रह जाते हैं। तो ये हमारी ताकत है, ये हमारा सपोर्ट बेस है, और हमारे ऊपर लोगों का, मुसलमानों का, दलित का, पिछड़े का, सारी जात का, सारी कौम का, पूरे बिहार के वोटर्स का एतमाद है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने वहां जड़ नहीं जमाने दिया। ये हमारी कुव्वत है। और रहा सवाल कि ऐसी 10 पार्टियां आगे चुनाव लड़े, उससे हमारे वोट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप कह रहे हैं कि क्या होगा, भाजपा आएगी। मेरे मोहतरम दोस्त, आप भी सहाफी हैं, आपको अंदाजा होगा कि 6 साल में हिंदुस्तान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा आएगी तो क्या होगी। मैंने कहा कि भाजपा का खौफ दिला करके आप लोग वोट लेते हैं। मतलब उसका, जैसे आसाम में कांग्रेस हमेशा कहती रही कि अगर यूडीएफ को वोट दोगे तो भाजपा आ जाएगी। कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया, वोट तकसीम हुआ, फिर भाजपा आ गई, फिर कांग्रेस आज मजबूर हुई उनके साथ अलायंस करने पर। तो आरजेडी अगर 35% मुसलमानों को टिकट देती है, उसके बजाय अगर कोई एक पार्टी है जिसके टिकट पर 10 मुसलमान लड़ना चाहते हैं तो उनके साथ अलायंस क्यों नहीं करती है आरजेडी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या एमआईएम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार मानते हैं आप उनको? कोई ठेकेदार नहीं है। नहीं तो फिर आप अगर मुसलमान अपनी पार्टी से सियासत में आते हैं तो उनको आप लोग बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे? सवाल इस पर है। आप ही का एक बयान कर रहे हो भाई। नहीं, देखिए सर, इस बात पर कि अगर कोई मुसलमान सियासत में आता है, कासिम रसूल इलियास साहब पिछले दिनों 2019 में वहां बंगाल में इलेक्शन लड़ने गए तो इनको कहा गया कि बी टीम है। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस ने कहा है बीजेपी की बी टीम है। केरला में शुरू में मुस्लिम लीग को कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान अपनी पार्टी बनाते हैं तो आप एजेंडा चला लीजिए। सर, मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान सियासत में आते हैं, आप क्वेश्चन कर रहा हूं, सीखिए और समझिए कि एंकर को जानकार होना है।
आप मुझ पर मैं कह रहा हूं कि अगर मुसलमान सियासत में आते हैं तो उनको बीजेपी की बी टीम क्यों कह दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। खैर मैं अख्तरुल इमान साहब से इसका जवाब दूंगा। नहीं, आपके दो सवाल, वो ऑडियो से आपके दो सवाल हैं। एक आपने कहा कि एमआईएम को क्यों नहीं हिस्सेदारी दी जाए, दूसरा ये कि मुस्लिम पार्टी आती है तो क्यों नहीं। अरे मेरे भाई, आप ये समझिए, जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है, जिस पार्टी के साथ तालमेल किया जाता है, उसकी अपनी सियासी ताकत होती है। अगर विकासशील पार्टी के साथ किया गया साठगांठ के साथ गठबंधन तो उसका वोट है, दूसरी पार्टियां उनका वोट है। इनकी सियासी ताकत आज की तारीख में बिहार में क्या है कि इनके साथ हम इनको 5 सीट देकर के या 10 सीट देकर के या 1 ही सीट देकर के इनको सियासी ताकत देंगे। क्या बात करें, हम लोग कोई चैरिटी करने नहीं बैठे हैं भाई। ये एक सुनिए, ये 55 से काउंसिलर की सीट पे लड़े थे दिल्ली में, एक नहीं जीत पाए थे। यूपी में 50 सीटों पे इन्होंने अपने नुमाइंदे खड़े किए थे, एक नहीं जीत पाए। झारखंड में 8 जगह खड़े हुए, एक नहीं जीत पाए। और ये बिहार में 6 जगह लड़े, एक नहीं जीत पाए। इनको हम अपना भागीदार बनाएं। सवाल उस पे मेरा नहीं है, मेरा सवाल इस पे कि ऐसे लोगों को बी टीम क्यों कहते हैं। एसडीपी है, उसको कर्नाटक में हाँ। अच्छा, अख्तरुल इमान साहब है, ऑडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका नेट की प्रॉब्लम है। जी अख्तरुल इमान साहब सुन रहे होंगे, क्या कहना है आपका? अख्तरुल इमान साहब सुन रहे हैं मुझे? अख्तरुल इमान साहब बेचारे नहीं जवाब दे पाएंगे। नहीं, सवाल ये था कि ऐसे लोगों को बी टीम क्यों कहते हैं। मतलब एमआईएम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एसडीपीआई है, उनको कर्नाटक में बीजेपी की बी टीम कहा गया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को बंगाल में बीजेपी की बी टीम कहा गया। मैं जवाब जी बोलिए। जी देखिए, होता क्या है शम्स, बहुत संजीदगा बात। आप इस बात को जानते हैं कि बुनियादी तौर पे मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। मैं उसी अंदाज में बात भी करता हूँ और हकायक और दलील के हवाले से बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं करता हूँ। मैंने जो फिगर आपको दिया वो आपके सामने है। एक बात आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद सहाफत करते हैं कि क्या इस तरह की जमातों के आने से और इनकी एक तरफा बात करने से जो दूसरी जानिब के लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को सतरंगी से एक रंगी बना दिया जाए, उनके हाथ मजबूत नहीं होता है। आप सोच के देखिए। आप एक बात बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में आज अगर मैं बीजेपी के बारे में बोलता हूँ, मैं बिहार आता हूँ तो इतनी सिक्योरिटी और इसके साथ चलता हूँ कि भाई जाहिर सी बात है कि कौन सा खलल दिमागा आपके ऊपर चढ़ाई कर दे। ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, कभी इनके ऊपर आपने सुना है कि कोई जर्ब आया हो, किसी तरह की कोई मुखालफत हुई हो, कोई मजम्मत हुई हो, किसी कुछ नहीं। दिल्ली में ये रहते हैं, कहीं आखिर क्या है भाई, क्या आप ये बताइए कि एक लफ्ज आप बोल करके देखिए, आप अपने मोहल्ले में निकल नहीं पाएंगे। तो ये दूसरी बात मैं बहुत बड़ा इल्जाम आपके हवाले से लगा रहा हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं इस बात को बहुत संजीदगी से, इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि इन लोगों की और ऐसी सारी जमातों की साठगांठ भारतीय जनता पार्टी से है और वक्त आने पे इसका इंकशाफ भी होगा। हसन रसूल साहब, बहुत बड़ा इल्जाम है सब लोगों के साथ आप पर भी कि आपका बीजेपी के साथ साठगांठ है। वैसे बात यहाँ पर जोड़ दें कि अभी ताजा मामला है। शम्स, आप शरारत कर रहे हैं, आप अपनी नहीं, मतलब इनकी पार्टी शामिल नहीं है उसमें। नहीं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का अलग कर रहे हैं। मेरे मोहतरम हैं और मैं कभी कोई बात इनके हवाले से ऐसी तो मतलब आप कह रहे हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उसमें शामिल नहीं है? बिल्कुल, मतलब इसके अलावा पार्टी शामिल है। मैंने बिलखुसूस एमआईएम के बारे में देखिए, एक बात मुझे कहनी है तबरेज़ साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि हमने वेलफेयर पार्टी ने कभी भी कम्युनल सियासत नहीं की है और हम पर बीजेपी की कभी कोई इल्जाम नहीं लगा है। और हमने देखिए बहुत सोची समझी सियासत की है। जहां हमारी ताकत है वहीं हमने इलेक्शन लड़ा है और वहां भी इलेक्शन ये लड़ा है, जितनी ताकत है उतना ही लड़ा है। चाहे 1 सीट लड़ी हो, 2 सीट लड़ी हो, 5 सीट लड़ी हो, हमने कभी भी एग्जैगरेट नहीं किया। इसके देखिए हमारा मसला से बहुत साफ है, हम मुल्क को उन ताकतों के हवाले नहीं करना चाहते हैं जो फिरका परस्ती कर रही है। लेकिन एक मैं टोकूंगा बीच में, कासिम साहब, अभी आप बंगाल में गए थे, वहां इलेक्शन लड़ने, का नाम है आपकी सीट का, जंगीपुरा, तो वहां तो टीएमसी के लोगों ने कहा था कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए। नहीं, ऐसा कोई हम पे इल्जाम नहीं लगा था। नहीं लगाया गया था। आप देखिए पहले सुनिए आप मेरी बात। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में 543 में सिर्फ 1 सीट पे इलेक्शन लड़ा था। जी, ये इस बात का सबूत है कि हम 11 स्टेट में होने के बावजूद भी सिर्फ 1 सीट पे इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि हम समझते थे कि हम सिर्फ वोट काटेंगे। जहां हम वोट लेने की पोजीशन में हो, इसी सियासी शऊर की जरूरत है जो बात कासिम रसूल। अगर आप एमआईएम पे इल्जाम लगा रहे हो तो एमआईएम ने भी लोकसभा में सिर्फ 3 सीट पर उतारे थे और 2 में उनकी जीत हुई है और 1 पे 3 लाख उनके वोट आए हैं।
तो आप कैसे कहते हैं कि उन्होंने वोट काटने का काम किया? मैं कोई किसी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आपने बस नहीं, इल्जामी जवाब दिया है। ये जो है ना, ये जो है शम्स साहब, ये मुझे और कासिम भाई को और अब्दुल ईमान साहब को भिड़वा रहे हैं आपस में। नहीं, भिड़वा नहीं रहा हूँ। मैं देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हमें मुल्क की सियासत करनी चाहिए, मुल्क के सामने जो सवालात खड़े हैं उन पे बात करनी चाहिए। देखिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, मईशत तबाह हो रही है, कोविड को जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने टेकअप किया है वो सब सामने है। आज भी बिहार का इलेक्शन लड़ा जा रहा है, असल इशू पे बात ही नहीं हो रही है। कभी जो है सुशांत सिंह राजपूत आ जाते हैं, कभी रेखा चक्रवर्ती आ जाती है, कभी कुछ और आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए मैं फैसल अली साहब से भी बात कहूंगा कि अगर आप बिहार में मौजूद हैं तो कोशिश कीजिए कि रियल इश्यूज पे इलेक्शन लड़िए। रियल इश्यूज पे ये लोग बुरी तरह पिट जाएंगे। ये इनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, इनके पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बुनियाद पे अवाम में जा सके, लेकिन ये सेंसेशनलिज्म को क्रिएट करते हैं, मीडिया को हायर कर लेते हैं, सब चीज वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, हर किस्म का दाव खेलने की कोशिश करते हैं और इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप इनसे ये पूछें कि आपने 5 साल में क्या किया, मरकजी लेवल पे क्या किया, स्टेट लेवल पे क्या किया, तो उनके पास अचीवमेंट का नाम कोई चीज नहीं। हेलो, तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे इश्यूज पे लड़ा जाना चाहिए, ताकि ये इश्यूज के ऊपर ही आप इनको पीट सकते हैं, और कोई और तरीका नहीं है। अख्तरुल इमान साहब जी, आप आ गए हैं। आप पर बहुत सारे इल्जामात लगे हैं, और ये कि आप कम्युनल मुद्दों पर बातचीत करते हैं, आपकी पार्टी का जो एजेंडा है, आप जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उस बुनियाद पर मुमकिन नहीं है कि आपको किसी भी पार्टी के साथ शामिल किया जा सके। इसके अलावा आप वोट काटने का काम कर रहे हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉल किनका है? ये कॉल सैयद फैसल अली साहब। चलिए, फैसल अली साहब, नेटवर्क की खराबी की वजह से मैं आपकी पूरी बहस में शामिल नहीं रह सका, और मैं कुछ जुमले सुना था जनाब बिरादर फैसल साहब का। उन्होंने ये कहा था कि पिछले दिनों में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मौके से हमने 18 सीटों में से 6 नशिस्तें मुस्लिम अक़लियत के लोगों को दी। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जंग के मैदान में हमें से हमारी गर्दनें तो कटी हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी का वक्त आया है तो उसको हमें क्या हिस्सा मिला है, और इलेक्शन में वो नशिस्तें दी गई थी जहां से उनके जीतने के बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। और मैं फैसल साहब पूरी बात सुन लीजिए। हमारी गुज़िश्ता दिनों में महागठबंधन ने जो वोट हासिल किया, अज़ीम इत्तेहाद ने, वो 41% वोट थे। 41% वोट में मैं समझता हूं पार्लियामानी तारीख में जो रहा है, इंतखाबी अमल रहा है, उसमें पूरे जोश और खरोश के साथ 2015 के इलेक्शन में मुस्लिम अक़लियत के लोगों ने, मैं अक्सर बोलता हूं कि गुस्ल करके बावजू लब पे दुआएं थी और वोट दिया जा रहा था महागठबंधन को, क्योंकि इनके सामने कई मसाइल थे। दस्तरखान पर पाबंदी थी, फिरका परस्त ताकतों के आने का अंदेशा था, और बहुत सारी खुशफहमियां जुड़ी हुई थी अज़ीम इत्तेहाद से। लेकिन जब अज़ीम इत्तेहाद को कामयाबी मिली, और बहुत ही तारीखी कामयाबी मिली, तो उसके बाद 38 नशिस्तों वाली जो कैबिनेट थी, उसमें आप देख लेंगे कि उसमें 17% वोट मुस्लिम अक़लियत का था, और 41% वोट हासिल किए थे। 24% वोट गैर मुस्लिम अक़लियत के लोगों का था, यानी बिरादरान वतन का था, दूसरी जात और बिरादरियों का था। लेकिन जब वजारत तकसीम हुई तो वजारत आप देखेंगे उस 24% में 25 वजारतें मिली। वजीर आला उसी के बने, नायब वजीर आला उसी के बने, PWD, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, तमाम अहम वजारतें उन्हीं के हिस्से में आई। और 16-17% मुस्लिम अक़लियत जिसने पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन को वोट दिया, उनको सिर्फ 4 वजारतें और खैराती वजारतें मिली। एक वजारत मिली माइनॉरिटी वेलफेयर की, जिसको हम लोग कब्रिस्तानी वजारत करते हैं, जिसके पास कोई फंड नहीं है, मरहूम जनाब अब्दुल गफूर साहब को मिला। शराब की वजारत, जिससे अक्सर मुस्लिम अक़लियत के दूरी करते रहे, वो जनाब अब्दुल जलील मस्तान को आपने दे दिया। और गन्ने की वजारत आपने खुर्शीद साहब को दी, जो चंपारण के 2 जिलों के अलावे कहीं उसकी वजारत की कोई जरूरत नहीं है। और आपने दिया, वजीर माल बनाया, वजीर मालियात की जिम्मेदारी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को दिया। और रवायत यही रही है कि वजीर मालियात के साथ साथ कमर्शियल टैक्स भी रहता था, लेकिन कमर्शियल टैक्स को काटकर दूसरे के हिस्से में दे दिया, और उनको समझे सेठ जी का मुनीब बनाकर आप लोगों ने रख दिया। और फिर बाकी दिनों में देखेंगे जितनी मुलाजमतें मिली हैं, चूंकि अभी आप आए हैं फैसल भाई, मुबारक हो, आपको आना और अंदर से देखने की जरूरत है। मैं 15-20 सालों तक राजद से मेरा रिश्ता रहा है, मैं कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहता, लेकिन जो महरूमी और मजलूमी की जो दास्तान है, वो दास्तान बहुत तवील है।
मैंने दास्तान गम के चंद किस्से आपको भी सुनाना चाह रहा हूँ कि जितनी मुलाजमतें मिली हैं उन मुलाजमतों में हिस्सा देख लीजिए। उसके बाद जो मुस्लिम मसाइल है उनमें देख लीजिए। अभी अभी हाल के दिनों में ये हंजला अजीज जो हमारा शहीद हो गया एनपीआर एनआरसी के ताल्लुक से, और किनका झंडा लिए हुए था? राजद का झंडा और हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लिए हुए था। वो 2 कदम की दूरी पर था, लेकिन उसकी कोई खैरियत नहीं ले सका। ये मखसूस बिरादरी के लोगों का अगर कहीं पर कत्ल होता है तो लोग पैदल यात्रा करने पर तैयार हो जाते हैं और हमारी खैरियत के लिए कोई आमादा नहीं होते। तो हम बड़े अदब से ये कहना चाहते हैं कि हमें इनकार नहीं है आपकी कदरदानी का, लेकिन तारीख शाहिद है कि एक लंबे अरसे में भी जो हमारा वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए था उस वाजिब हिस्से से कहीं ना कहीं हमको महरूम किया गया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, माई समीकरण में जो यादव और मुस्लिम की बात कही गई है, तो मुस्लिम अकलियत ने जितनी जिम्मेदारी के साथ वोट देने का काम किया है शायद वाई ने नहीं दिया है। इसलिए आप जाकर देख लें। हम ये चाहते हैं कि मौजूदा वक्त हम आप पर कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप तारीख को देख लीजिए, मिल्लत के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, एक अजीम साहबी होने की हैसियत से ये देख लीजिए आप कि लालू जी जब आए, लालू जी से पहले जो यादवों की तारीख रही है, तो मैं समझता हूं कि पिछले 90 से लेकर के सन 1947 के दरमियान लंबे वक्फे में यादवों को वो हक और इंसाफ नहीं मिल सका जो लालू जी की क़यादत में 5 सालों में मिला। आप देखेंगे रामविलास पासवान जी खड़े हुए तो उनकी कम्युनिटी को भी एम्पावर होने का मौका मिला। आप यूपी में देख लें कि जब से मायावती बहन आई उनके बाद दलित तबके को कहीं ना कहीं से इंसाफ मिला है। आप चल करके देख लें केरल में जब वहां मुस्लिम लीग खड़ी हुई है तो मिल्लत की हालत पूरे हिंदुस्तान में बेहतर है। आप केरल में, आप तेलंगाना में चलें, वहां हमारी पार्टी खड़ी है तो पूरे शान शौकत अपनी तहजीब और सकाफत के साथ जितनी जिंदगी बाइज्जत वहां पर है कहीं दूसरी जगहों पर नहीं है। अभी बदरुद्दीन अजमल साहब ने अंगड़ाई ली है तो वो कांग्रेस जो उनसे दूरी अख्तियार कर रही थी वो भी नाक टेकने पर मजबूर हो गई है। तो ये सूरत हाल है, मौजूदा वक्त जो सियासी मंजरनामा है। इन बदले हुए सूरत हाल में अगर कोई महरूम मिल्लत, कोई मजलूम मिल्लत अपने दर्द की आवाज उठा रही है तो उसमें किसी को इनकार और तकलीफ की क्या बात है? हमारे वजह से फिरका परस्तों को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये गलत फहमी है। ये कफस में रहने वाले परिंदों को आजादी से खौफ का नतीजा है। 2014 में हम यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि 2014 में 80 नशिस्तों में से पार्लियामेंट की 73 नशिस्तों पर कौन कामयाब हो गए? एनडीए के लोग कामयाब हो गए। अभी हालिया दिनों में, पिछले दिनों में पार्लियामेंट के इलेक्शन में बिहार की 40 नशिस्तें थी, हम एक में, और आप ही लोगों का एहतराम करते हुए हम एक कोने में महदूद होकर इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी बीजेपी नहीं जीत पाई। तो बाकी 39 जगहों पर सांप ने क्यों सूंघ लिया आपको? ये वो हालात है इस वक्त। देखिए, हम 2 चीज की बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जय भीम और जय मीम का नारा जितनी तवानाई के साथ हमने दिया है कोई नहीं दे सका, बल्कि पार्लियामेंट की दरों दीवार ने यह जुमला कभी नहीं सुना कि दलितों को अगर इंसाफ दिलाना है भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के मौके से तो दलित कम्युनिटी के लोगों को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठाने का काम करो। इसके बावजूद भी मुझे कह रहे हैं कि मेरे वजह से फिरका परस्तों को तकलीफ होती है। हाँ, मेरे वजह से मौका परस्तों को, मेरे वजह से फिरका परस्तों को तकलीफ होती है, फायदा नहीं पहुंचता है। जहां तक मैं बात कह रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात कर लीजिए। मैं बस का हिस्सा नहीं बन सका, आपका थोड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। मैं जो बुनियादी लड़ाई लड़ रहा हूँ, बोलने दीजिए, कम से कम बोलने तो दीजिए उनको। एक बात मेरी सुन ली जाए भाईजान, मैं चूंकि बहुत हद तक आपकी बातें सुन रहा हूँ। मैं जमहूरियत में आइन ने जो हमें हक दिया है, हम बावकार शहरी की हैसियत से जीना चाहते हैं। और चूंकि ये तादाद की हुक्मरानी यहाँ पर है जमहूरियत में, तो जमहूरियत में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम इस हिस्सेदारी को मुतय्यन करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपके 15 साल को नहीं, या मौजूदा वक्त नीतीश और बीजेपी के फिरका वाराना 15 साल को नहीं, माजी के 40 साल का भी हिसाब हम लगाना चाहते हैं कि क्या वजह है कि मुल्क की आजादी के वक्त, मुल्क के तकसीम होने के बावजूद भी 23 किस्म मुलाजमत हमारे हिस्से में। सच्चर कमेटी रंगार रिपोर्ट ये कहती है कि हम माजी के अपने हिस्से में बरकरार नहीं रख सके। ये जवाल पजीर मिल्लत अपने दर्द की आवाज उठा रही है। अंगूठे में जख्म है और मैं अंगूठा डॉक्टर क्या चिल्ला रहा हूँ, तो 5 उंगलियों से मुझे अदावत नहीं है। मैं अदावत की बात नहीं करता। आपकी बात ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। फैसल अली साहब जी, देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो बात कह रहे हैं उसको इस पस मंजर में भी देखिए कि आप सियासत की बात कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हमने इतनी सीट लड़ी, किसको नुकसान पहुंचाया। भाई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका हक है, आप आके इलेक्शन लड़िए। हम लोगों को इससे क्या, किसी भी पार्टी का ये बुनियादी हक है, आईनी हक है, आप आकर चुनाव लड़िए, इलेक्शन लड़िए। लेकिन बिहार की जो समाजी और सियासी सूरत हाल है उसमें
आपके आने से सिवाय इसके कि एक थोड़ा सा कलफिशार होगा, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। और ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2015 का इलेक्शन जब 6 सीटों पर ये लड़े थे, हारने के बाद खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा था कि बिहार में इलेक्शन लड़ना मेरी सियासी भूल थी। फिर से दोबारा भूल करने को तैयार हो गए। अब आप आइए, नहीं, ये बात गलत है। ये जो आपका जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन आप बोल रहे थे अख्तर इमाम साहब, कभी नहीं कहा भाईजान फैसल साहब। अख्तर साहब एक मिनट जवाब दीजिएगा, अभी फैसल साहब को सुन लेते हैं, आप जवाब दीजिएगा। मेरे भाई अख्तर इमाम बोल रहे थे तो मैं खामोश था। जी बिल्कुल, आप बोलिए। अब इन्होंने बात की तेलंगाना की। तेलंगाना में आप आ रहे हैं बिहार के मुसलमानों के हक और हुकूक की बात के इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आप तेलंगाना में कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हुआ सेक्रेटरीट में मस्जिद का? क्या हुआ जो 3-4 मस्जिदें शहीद हुई? 8000 स्क्वायर फीट की मस्जिद शहीद हुई है सेक्रेटेरिएट की, और जो दूसरी वाली मस्जिद है, और उसके 1200 स्क्वायर फीट पे आपने समझौता कर लिया। एक खाना मस्जिद जो है वो रातों इशा की नमाज उसमें हुई है और सुबह फजर की नमाज से पहले टूट गई। और ये इतने बड़े कायद बन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ठेकेदारी लिए हुए हैं, और ये वहां खुद तेलंगाना हैदराबाद शहर इनके नाक के नीचे जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, तो ये खामोश है। तो ये दोहरा मापदंड जो है, ये जो दोहरी इनकी सोच और इनका जो चेहरा, ये भी लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना, आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में और बिहार में मुसलमानों की पसमानदगी की, आप जाके देखिए चार मीनार के पीछे की मुसलमानों की पसमानदगी। मैं गया हूं, मैं देखा हूं, मैं रहा हूं और देख करके वहां कैंपेन करके आया हूं, और मुझे पता है कि क्या हो रहा है। तो ये बात दावा ना कीजिए कि आप मुसलमानों के एक अकेले एकलौते ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों के हुकूक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं सीधी सी बात कर रहा हूं आंकड़ों की, फैक्ट एंड फिगर में, कि इनका आज तक वोट शेयर 1.3% से ऊपर गया नहीं है। तो इनकी कहीं भी हर जगह इनको नकार दिया गया है। उसके बाद एक इमेज बन गई है। देखिए, परसेप्शन से हो सकता है परसेप्शन गलत हो, लेकिन ये परसेप्शन पूरे तौर पे है कि ये जहां जाते हैं वोट कटवा का काम करते हैं। अख्तर इमान साहब बड़े मजबूत आदमी हैं और बहुत सियासी शऊर वाले आदमी। हम लोगों के यहाँ रहे हुए राष्ट्रीय जनता दल स्कूल के वो एक बड़े अच्छे और बहुत होनहार ये हैं। उसके बावजूद अगर वो ये बात कर रहे हैं कि बिहार में अभी जमीन ऐसी है कि MIM या ऐसी कोई जमात वहां पर सियासत कर सकती है, तो माफ कीजिएगा अब्दुल इमान साहब, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये कह रहा हूँ, अदब और इसके साथ कह रहा हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं पिछली जो गलतियां हुई उससे सबक नहीं ले पा रहे हैं। आप ये देखिए कि क्या जो अभी बात कही इन्होंने कासिम रसूल इलियास की, बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने इतनी नशिस्तें दी। इस पे आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि 18 सीटें सिर्फ हमने लड़ी, 40 में 22 हमने दूसरों को दिया, 18 लड़ी और 18 में 6 मुसलमानों को दिया, और कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वहां से जीत नहीं सकता था। मैं जहां से लड़ा था शियोर 3.5 लाख मुसलमान है। दरभंगा क्या मुस्लिम की सीट नहीं है? मधुबनी क्या मुसलमान की सीट नहीं है? मुसलमान, जाहिर की बात है, वही किशनगंज नहीं है, वही सारी रिवायती सीटें जहां से मुसलमानों का वोट है वो दी गई है। लेकिन हालात ऐसे कर दिए। शिवहर में आप हारे किसकी वजह से फैसल अली साहब? वहां तो MIM नहीं थी, वहां तो MIM SDPI नहीं थी, आप किसकी वजह से हारे शिवहर में? यही बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में 2015 के बाद पैदा कर दिया गया है, उसमें अगर आप सिर्फ अपनी बात कीजिएगा तो आपकी जमीन और तंग हो जाएगी। क्या ये चाहते हैं? ये बहुत जोर से कहते हैं, बहुत सख्त इल्जाम है आप पर। कोई हारे तो हारे, नहीं, इनका मकसद ये कोई हारे तो हारे, भाजपा जीतो तो जीते, हम अपना परचम लहराएंगे। तो ऐसे लोगों को कौम बिहार में एक बार सबक सिखा चुकी है, दूसरी बार फिर सबक सिखाएगी, और इस बार जब वापस जाएंगे ओवैसी साहब और उनकी पार्टी बिहार से, तो दोबारा मेरे ख्याल से वहां लौट कर नहीं आएंगे। क्या कहना अब्दुल इमान साहब? कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। भाई जनाब फैसल साहब ने एक इल्जाम लगाया, बल्कि अपनी तरफ से बात लगाई है। जहां तक मैं मुझे पूरा वसूख के साथ में कहता हूं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी ये जुमला नहीं कहा कि बिहार में इलेक्शन लड़ना मेरी भूल है। मैं अदब से ये कहता बल्कि उन्होंने कहा कि इससे मैं हौसला नहीं खोया हूँ, मैं इससे हौसला नहीं खोया हूँ। मुझको 85,000 लोगों ने वोट दिया है। मैं ठीक भाईजान, मुमकिन हो, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद देखें लगातार जनाब आली मेरा वोट बैंक बढ़ा है। आपने जिन मस्जिदों की बात कही, अगर हालिया दिनों में असेंबली में वजीर आला की यकीन दहानी आपने सुनी होगी, तो उसने हमारी ही पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब वजीर आला के सामने वह सवाल रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला ने इस बात का इकरार किया कि वो गलती थी और मस्जिद तामीर होगी, बल्कि मस्जिद ही तामीर नहीं होगी, जो इजाफी जगह आप कर रहे हैं
उसमें इमाम के लिए क्वार्टर भी तैयार होगा। ये बात आप देख लें कि दूसरी कहीं रियासतों में कहीं जगह पर मस्जिद तोड़ी गई है, कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो दबाव दिला करके ये बात अभी फैसल अली साहब बिहार का जो सियासी मंजरनामा है, फैसल अली साहब मेरी बात सुन लीजिएगा, बिहार का जो सियासी मंजरनामा है, मैं फैसल अली साहब, मस्जिद तोड़ी गई है, फैसल अली साहब मेरी बात सुन लीजिए, बिहार का जो सियासी मंजरनामा है, हम भी लड़ना चाहते हैं और आपके लिए भी हम नेक तमन्नाएं रखते हैं। हम आपके ताल्लुक से मैं आपके ताल्लुक से अपने दास्तान गम के तार को नहीं छेड़ना चाहता। अभी पिछले दिनों में भी देख लीजिए आप, मैं जो बात कह रहा था मेरी बात शायद मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि इसराइल नाम का एक नौजवान गोपालगंज के इलाके में फिरका परस्त उनके हुलकुम पे छुरी चलाता और कहता है बोल जय श्री राम और न काम तमाम कहता है, और वहां पर आपकी जिम्मेदार पार्टी न जाने क्यों चुप रह जाती है। लेकिन एक मखसूस बिरादरी के दूसरे जवान का कत्ल होता है तो सारे पैदल एमएलए को पैदल लेकर चलने पर आप आमादा हो जाते हैं। बहरहाल ये आपका पैमाना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम मजलूम तबके को, और आप ये देख लें कि हम जिस तबके की वकालत कर रहे हैं सिर्फ वो मुस्लिम नहीं है, बल्कि हम दलितों और पसमानदों की बात कर रहे हैं। दलितों और पसमानदों की वकालत आप जो कह रहे हैं, अभी शायद डॉक्टर साहब ने या आपने, मैं नहीं सुन सका, कहा कि कोई पार्टी इनके साथ शामिल नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह करीब देख लेंगे कि दलितों की और पिछड़ों की एक बड़ी जमात एमआईएम के साथ होगी। एमआईएम कुर्सी के लिए सियासत नहीं करती है, एमआईएम सियासत का बुनियादी मकसद है, मैंने पहले कहा, बावकार जिंदगी और तादाद के मुताबिक हिस्सेदारी, हमारी भी, दलितों की भी, तमाम तर पसमानदा बिरादरियों की भी, हम इसकी वकालत कर रहे हैं। इससे क्यों किसी को तकलीफ होती है? और जहां तक आप समझते हैं कि अकलियतों के मसाइल के चैंपियन हम नहीं है, लेकिन ये तो बताइए कि आपकी शरीके-कार पार्टी जो कांग्रेस रही है, जब तलाक बिल की पेशी हुई तो एक आलिम दीन, तफक्कुह फी दीन रखने वाले हमारे जनाब डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तर्जुमान भी हैं और मुस्लिम मसाइल पर बेहतरीन रहनुमाई भी करते हैं, ये भी शाहिद है, आप भी शाहिद हैं कि जनाब मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब के को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। और आपने देखा होगा कि जो वकालत हमारे लीडर ने की है, दूसरों ने की है, एनपीआर एनआरसी के ताल्लुक से मुस्लिम मसाइल पर बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है साहब। और ऐसे वक्त में आज जो बोलता है उस पर भी आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो समझता था कि आप जिम्मेदार सहाफी हैं, आपकी पजीराई होनी चाहिए कि जुल्म को ताकत से रोको, न हो तो जबान से टोको, न हो तो दिल से बुरा समझो। कम अज कम जो लोग ताकत से नहीं रोक पा रहे हैं, जो लोग जबान से टोक रहे हैं, जबान से टोकने वालों की भी आप तायीद के बजाय तरदीद करते हैं। मुझे इस बात पर सदमा और अफसोस है। इस वक्त देखिए 70 साल तजुर्बा नहीं है, 1 मिनट फैसल भाई मेरी बात को पकड़ लीजिए, मैंने बात सुना, 70 साल तक वही तजुर्बात हुए हैं जिन तजुर्बात को फिर से आप दोहराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखिए मुस्लिम अकलियत के ताल्लुक से हमारा नजरिया यह है कि जो मुल्क में दलितों और अकलियतों ने तजुर्बा किया है, इश्तराक की सियासत और इंजमाम की सियासत, हम इन सियासी पार्टियों में जम होकर देखा, मेरा वजूद मिल गया है। अब जम होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इश्तराक की सियासत की जरूरत है। लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं। इसके लिए हमने बिहार के तमाम तर मिली तंजीमों के सरबराहों और दानिशों से भी अपील की है कि हम चाहते हैं कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो और लाइक माइंडेड पार्टियों का मुंसिफाना तौर पर एक महाज बने। लेकिन अफसोस कि कुछ पार्टियां ये हैं कि अकलियतों के वोट का तो हकदार अपने आप को समझती हैं, लेकिन अकलियतों को बराबरी पर जगह देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है ना। जदयू और बीजेपी पर तो हमारा सरासर इल्जाम है ही, लेकिन उसके सिवा जो लोग अकलियतों की हमनवाई का, हमदर्दी का दम भरते हैं, वो भी किस तरह के हैं उसको देखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। भाई आपको अगर शम्स साहब, हेलो, हेलो जी फैसल साहब आपकी आवाज आ रही, बोलिए। नहीं देखिए, कुछ चीजें जो अख्तर लिमान साहब ने कही हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। ठीक है, मैं इनको वो रिपोर्ट भेज दूंगा अखबार का जिसमें उसकी खबर छपी है असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं बिहार इलेक्शन लड़ करके तो हाँ, दूसरी बात इन्होंने कही मसाजिद के हवाले से
कि एक बात याद रखें, अख्तरुल इमान साहब इस बात को जानते हैं, मैं कोई बात बेबुनियाद नहीं करता हूँ, हमेशा हक़ाइक़ और दलील के हवाले से बात करता हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि मसाजिद के हवाले से, क्या किसी भी हिंदुस्तान के रियासत में, सूबे में ये बता सकते हैं कोई ऐसी मस्जिद शहीद हुई हो जो आबाद मस्जिद हो? इशा की नमाज पढ़ी गई उस मस्जिद में और सुबह फजर की नमाज से पहले वो मस्जिद शहीद हो गई, और इनके कायद इतनी बड़ी बातें करने वाले, इतने लंबे और बड़े दावे करने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के पेशावर में हुआ और ये खामोश रहे। 3 मसाजिद इस तरह से वहां शहीद हुई हैं, और ये जो कह रहे हैं अख्तरुल इमान साहब कि हाँ वो 9 तामीर हो रही है तो उसमें इमाम साहब के लिए क्वार्टर ही बनेगा, क्या मजाक की बात कर रहे हैं अख्तरुल इमान साहब? आपसे ये तवक्को नहीं है। मेरी बात करनी थी, आपने अपनी बात कह दी कि मस्जिद की जगह को काट करके 8000 स्क्वायर फीट में मस्जिद थी, उसके लिए 1200 स्क्वायर फीट की जगह दी जा रही है और कॉम्पनसेशन में इमाम क्वार्टर बना दिया जाएगा। मस्जिद की बात आपने तस्करा किया था और उसका जवाब भी अख्तरुल इमान साहब दे चुके। हम लोग जरा आगे दूसरे इश्यूज पर बात करते हैं। जो मेरा फोकस ये है कि कोई भी जो अगर मुसलमान जब अपनी पार्टी बना करके सियासत में आते हैं, मतलब लीडरशिप उनके हाथ में होती है, तो उनको उमूमन एक तबके की जानिब से कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम, और पूरी हिस्ट्री रही है। और अभी तो छोड़िए, खुद अभी कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद ने एक लेटर लिख दिया सोनिया गांधी को, तो राहुल गांधी ने उन लोगों पर इल्जाम लगा दिया बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का। तो ये बीजेपी का जो खौफ दिलाना है, या कोई भी अगर आप अच्छा काम करते हैं, अपने हुकूक के लिए काम करते हैं, तो बीजेपी का जो खौफ दिलाया जाता है आरएसएस के नाम का, ये क्यों? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और अभी की बात नहीं है, आप पहले शख्स नहीं है। आपके मैं बता दूं, आपके एक यूनाइट से कल बयान रिलीज हुआ है जिसमें भी आपने कहा कि ये एमआईएम बी टीम है और लोगों ने ऐसा है, उसमें एमआईएम और बिहार जन अधिकार पार्टी दोनों है, लेकिन आपको मालूम है सहाफत का अंदाज यूनाइट का जो मेरे पास आया है, तो वो छोड़ दीजिए, अखबारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ये बताइए कि कांग्रेस में क्या हुआ, इसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। नहीं, कांग्रेस से नेचुरल अलायंस है आपका, नहीं, लेकिन कांग्रेस अपने लीडरान के साथ क्या करती है नहीं करती, इसके लिए मैं जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आपको एक बात कहता हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब के हवाले से जो बीजेपी की बात हुई कि राहुल गांधी ने बात की है, तो खुद उन्होंने उनको रोक करके, कपिल सिब्बल को रोक के कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं। और फैसल साहब एक सहाफी है, आप सहाफी हैं, राहुल गांधी ने खुद आज तक इसकी तरदीद नहीं की है। गुलाम नबी आजाद ने, कपिल सिब्बल ने खुद कहा, फिर खुद उन्होंने तरदीद की, फिर एक और उनका ट्वीट आया। ये देखिए रियलिटी क्या है, आप जानते हैं। आजाद साहब की जब आप बात कर और अब उनको आजाद साहब का क्या कद है और क्या मर्तबा है कांग्रेस में, वो उनका मामला है, कांग्रेस का मामला है। लेकिन इस वजह से उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है कि वो मुसलमान हैं या अक़लियत से आते हैं। 10, 12, 22 लीडरान ने एक खत लिखा था जिसमें वो भी थे, तो जो भी बात हुई वो 22 के हवाले से हुई। आप उनको सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? आप कपिल सिब्बल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुकुल वासनिक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों गुलाम नबी आजाद की हिसाब से भी उस पे गुलाम नबी आजाद से बड़े लोग भी उन 22 लोगों में थे। आप अपनी नहीं, मैंने आप दोनों का जिक्र किया है, कपिल सिब्बल का भी मैंने नाम लिया बराह रास्त अभी अपने इस जवाब में ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान की सियासी समाजी हालात कुछ इस तरह से हैं जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं अख्तरुल इमान साहब मोहतरम भी, कि अभी हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऐसे में कह रहे हैं कि आप उस पार्टी में हैं, आप कुछ कहिए। मैं जितनी बातें रख सकता हूँ बहुत मजबूती से रखता हूँ और वो दिखता भी है, लेकिन ये कि आप एकदम से चाहिएगा कि हम हर तरफ एक ही तरह का नारा लगाएं, एक ही तरह की चीजें करते रहें, तो माफ कीजिएगा, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, रैशनल बात करता हूँ, यूटोपिया में नहीं हूँ, किसी ऐसे किसी दिमागी ख्याली ख्वाब में नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में ये मुमकिन है। अभी जो हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान बना है, उसमें अभी हमको इस तरह की सियासत नहीं करनी है। और हिंदुस्तान की आइन, हमारी मुश्तरका तहजीब का भी ये तकाजा है कि हम लोग मिलजुल करके सियासत करें और एक तरह की एक रंगी सियासत के खिलाफ हम थे, चाहे एक रंगी सियासत ये एक तरह की सियासत क्या है जो हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के खिलाफ है अख्तरुल इमान साहब, जिस पे बार बार कह रहे हैं फैसल अली साहब? मतलब आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे, आखिर आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो सेकुलर अक़दार के हामिल लोग हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में कमी है जो आप वो एक मुद्दे की बात करते हैं, कम्युनिटी को लेकर चला, आखिर ऐसा क्या है? देखिए, असल होता यह है कि बड़ी बुलंदियों से जब लोग गिरते हैं
तो वो ज्यादा चकनाचूर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में देखेंगे कि वो मिल्लतें जो मिल्लतें एक लंबे अरसे से महरूम रही और अपनी महरूमी के खात्मे के लिए अपनी क़यादत उभारी, तो उसकी मिल्लत में लोगों की चीख पुकार नहीं हुई, बल्कि उन लोगों ने इसकी पजीराई की। मिसालन जब पासवानों की सियासत के लिए रामविलास पासवान जी उठे, यादवों को एम्पावर किया जनाब लालू यादव साहब ने, और फिर मैंने गुज़िश्ता जो बातें कही हैं कि मुख्तलिफ बिरादरियों ने जब अपनी लीडरशिप खड़ी की तो किसी के कान खड़े नहीं हुए, कोई परेशान नहीं। लेकिन मुस्लिम अक़लियत जो कभी तख्त व ताज की मालिक रही है, वो जो ऊपर से गिरी है तो इतनी चकनाचूर हो गई है फिक्र ज़हन के एतबार से कि उसको अपनी क़यादत से अब खौफ लगने लगा। मैंने जो बात कही है कि कफस में बहुत दिनों से परिंदा रह जाता है तो उसको आजाद फिजा से डर लगता है। एक लंबे अरसे से जो हाशिए की सियासत लोगों ने की, उसी में लोगों ने कनात समझ ली। एक लंबे अरसे तक हमने कांग्रेस का साथ दिया और सारी रिपोर्ट ये कहती है कि हम अपने माजी के हाल को भी कायम नहीं रख सके, बल्कि हम जवाल पजीर हुए। और माई समीकरण की जो सियासत रही, हरचंद को मैं हरचंद के इस दास्तान गम को मैं ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मामला ये है कि अगर एक खास अंदाज की एक सियासत उठ रही है, जो सियासत किसी की दुश्मन नहीं है बल्कि महरूम तबकात के मसाइल की तर्जुमानी कर रही है, जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से ज्यादा माकूल अंदाज में अब तक तो मिल्लत की या दीगर मिल्लतों की, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों की मिल्लत, बल्कि दलितों के मसाइल को जितनी तवानाई से, महरूम और मजलूमों के मसाइल को जितनी तवानाई से उठा रहे हैं, कोई दूसरे नहीं उठा रहे हैं। पेट में ऐठन लोगों के इस वजह से है कि अक़लियतों के दरमियान में लीडरशिप परवान चल रही है। और ये हमारे सो कॉल्ड जो हमारे कुछ सियासतदान हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी से एफिलिएशन है। मैंने देखा है कि दूसरी बिरादरी के लोग भी अगर दूसरी पार्टियों में हैं तो उनकी बिरादरी के लोग अगर दूसरी पार्टियों में भी उसकी पजीराई करते हैं, सिवाय इस मिल्लत के लोगों को न जाने क्या हो गया है कि अपने दरमियान में उठती हुई किसी क़यादत को ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अफसोस और सदमा है। पार्टियों का आदमी को वफादार होना चाहिए, लेकिन उसूलों को ताक पर नहीं। हम तो बावसूल तरीके से सियासत करने की बात कर रहे हैं, इसमें लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है हमारी क़यादत? फैसल अली साहब, एक सवाल कई लोगों ने कल से लोग आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, और इससे हट करके है कि मीरान हैदर एक स्टूडेंट था जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, सीए प्रोटेस्ट के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है यूपीए कानून के तहत। तो लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने या आरजेडी की लीडरशिप ने बिल्कुल उसका साथ नहीं दिया, उसके मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई है। ये एक लोगों का सवाल है। मैं लोगों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, मैं बजाते खुद जिस दिन ये बात हुई है उस दिन मैंने मीरान को फोन भी किया है, बात भी की, और हर तरह से मैंने उसको एतमाद दिलाया कि जो भी मुमकिन है, जो भी पॉसिबल है वो हम करेंगे, इंडिविजुअल तौर पे भी और पार्टी के हवाले से। तो ये तो मेरी जात का खुद का मामला है, इस पे तो चलिए आपने तो जवाब दे दिया है। नहीं देखिए, एक बात अर्ज करूं, अगर बात कहने की इजाजत तो आप समझता। देखिए अख्तर ईमान साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए अकेला चना भार नहीं छोड़ता है, ये हम लोग के बिहार में कहावत है। कुछ चीजों मैंने बहुत सागोई से एक बात की, मेरे को बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं अख्तर ईमान साहब कि न जाने क्या क्या कह गए, लेकिन मैं बहुत सादगी से, बहुत संजीदगी से एक बात अर्ज करूं कि बहुत सारी बातें जो ये कह रहे हैं या जो कासिम रसूल इजाज साहब ने कही, उस पर गौर होना चाहिए, लेकिन उसका ये जवाब नहीं है, उसका ये हल नहीं है कि हम किसी एक ऐसे माइग्रेटेड लेबर को, बोरो प्लेयर को ला करके खिलाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। मेरा इस्तराज सिर्फ इतना। अच्छा फैसल साहब, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा। हो गया भाई, सोनिया गांधी जी जो रही हैं उनका जन्म कहाँ हो गया था? अगर राजद जाकर के यूपी में इलेक्शन लड़ सकती है, दिल्ली में इलेक्शन लड़ती है, वो बोरो नहीं है। और हैदराबाद इलेक्शन नहीं लड़ी है, फैसल भाई सुनिए, फैसल भाई आपका इलाका मगध का इलाका है, और मगध में पिछले 2 बार से 2010 में भी 2015 में भी 26 असेंबली नशिस्तों में से कहीं अकलियत को सीट नहीं दी गई है। जबकि साहब ये जो सवाल है कि बाहर से आकर लोग चुनाव लड़े, और आप कहाँ पे हुए भाई? आप देखिए बातें सुनिए, मैं नहीं कहना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि समझ में आएगी। पहले अख्तर ईमान साहब बात पूरी कीजिए, फिर मतलब समझ में नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूँ फैसल भाई कि अकलियतों के, दलितों के और महरूम तबकात के मसाइल की वकालत करना अगर जुर्म है, ये जुर्म हम कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप इंसाफ की बात कहिए। पिछले 2 असेंबली इलेक्शन में 2010 में भी 2015 में भी
जो इलाका मगध का रहा है 26 निश्चित है वहां पर असेंबली की, और तकरीबन 5-6 सीटों पर अकलियत के लोग उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन वहां अकलियत के लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप कि बनेंगे, क्या कहेंगे आप? बनेंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जहां शकील साहब जीत के आ रहे हैं, तो पिछली तारीख तो मैं आपके सामने में रखा हूं ना, क्यों नहीं दिया गया टिकट वहां? क्यों नहीं टिकट दिया गया आपको? गया में क्यों नहीं दिया गया? बेला में क्यों नहीं दिया गया टिकट? देखिए एक बात मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि मौजूदा वक्त का जो सियासी मंजरनामा है, इस पे मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ताल्लुक से जो दास्तान गम है उसके तार को छेड़ा जाए, लेकिन आप ये कहिए कि मजलूम तबके की अगर कोई तर्जुमानी करने वाली सियासत सामने में आ रही है तो उसको रोकने की नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि साहब बिहार में अकलियतों के मसाइल में जहां आप लड़ेंगे, दलितों के कमजोरों के मसाइल में लड़ेंगे, मुझे आप साथ पाएंगे। फिरका परस्तों के खिलाफ जहां लड़ेंगे मुझे साथ पाएंगे। सिर्फ मैं ये कहता हूं कि मैं जम नहीं होना चाहता हूं, मैं इश्तिराक की सियासत कर रहा हूं। इसमें हमारे दरमियान में रवादारी होनी चाहिए, नगद दूरी होनी चाहिए। एक बात मैं अर्ज कर दूं, इन्होंने मगध की बात की है, मगध में गुरुआ की बात की, यहाँ से शकील साहब इलेक्शन लड़ते थे कि वहां मुसलमान तो भाई परिसीमन जो हुआ है डिलिमिटेशन, तो उसमें जो वोट था वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ गया है, अब वो सीट वहां से जितना मुश्किल है। इसके मतलब पूरे मगध में कई रकमों का पैसा नहीं मिला था। अख्तर ईमान साहब देखिए, मैं ये नहीं समझता कि आपको नहीं मालूम, आपको सारी बातें मालूम है, लेकिन आप अपनी सियासी बातें रखने के लिए आप इसको घुमा रहे हैं। आपको पता है कि अब वहां से जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया मेरे भाई। नहीं लेकिन फिर भी मैं बहुत संजीदगी से बात कह रहा हूँ कि आपने बात कही कि मगध से 4-5 अकलियत के लोगों का इलेक्शन बिल्कुल तय है। आगे मैं मिसाल बता दूं आपको, टिकट दे रहे विधानसभा के चुनाव में, मैं अभी सिर्फ एक बात बता दूं, चुनाव में आरजेडी क्या % मुसलमानों को टिकट दे रही है? मैंने कहा कि आरजेडी का रिकॉर्ड है भाई, पार्लियामेंट में 35% दिया है, पार्लियामेंट में 35% दिया है, विधानसभा में 35%। मुझे एक बात कहने की इजाजत। अख्तरुल ईमान साहब भी इस बात के गवाह हैं ना, इस बात को कहेंगे कि आज भी सबसे ज्यादा अकलियत के लोग हमारी ही पार्टी से जीत के आते हैं। सही है? वैसे फैसल अली साहब का आखिरी बात है, पूछिए एक बात का जवाब मुझे लेने खुद रह चुके आरजेडी के ये तो खुद रह चुके हैं। कासिम रसूल यादव कुछ बोलना है का? अच्छा, कासिम रसूल यादव कुछ बोल रहे हैं, फसल जो तैयार है। एक बात पहले फैसल भाई के सवाल बात करने की इजाजत दीजिए। अब दोनों आदमी वो कासिम रसूल यादव कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। देखिए, मैं असल में ये महसूस करता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये सवाल के आरजेडी ने कितनी सीटें दी है, अब कितनी सीटें दे रही है, इससे बड़ा सवाल मैंने किया था। असल चीज ये है कि मुसलमानों के जो बुनियादी सवालात हैं बिहार के अंदर, उन सवालात को जब तक आप अपने मैनिफेस्टो का और इसका हिस्सा ना बनाए कि हम इक़्तिदार में अगर आएंगे तो हम इसको इस तरह हल करेंगे। देखिए, सीटें तो आप चाहे मुसलमानों की तादाद से ज्यादा दे दें, और फिर 15 साल का जो दौरे हुकूमत रहा है लालू जी का, उसमें वो सवालात वैसे ही बाकी रहे जैसे वो पहले थे, क्योंकि ये बात तो हमारी 1 to 1 उनके साथ हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे। तो एक पहलू तो ये है, लेकिन देखिए, मैं इस वक्त ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त का जो इंतखाब है वो बहुत ही अहम इंतखाब है। अगर खुदा न खास्ता बिहार का फिर ये मंजरनामा वैसा ही बाकी रहता है जैसा पहले था, तो हमारे लिए मरकजी सतह पर भी और बिहार में भी बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। वो बुनियादी इशूज क्या हो सकते हैं जिन पर बात की जाए इलेक्शन में, कासिम रसूल साहब? जी, वो बुनियादी इशूज क्या हो सकते हैं जिन पर इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, बुनियादी इशूज तो बहुत क्लियर है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क की मईशत बुरी तरह लड़खड़ा गई है। जो बरसरदार पार्टी है, चाहे बिहार की हो या मरकज की हो, वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। फिर हम ये देखते हैं कि उसने सिवाय डिवाइड करने के लोगों को और कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, पसमानदगी बहुत ज्यादा है। जब तक कि आप इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे और सिर्फ हंगामी हालात पर और सुशांत सिंह राजपूत पर और फलां चीज पे इंतखाब लड़के लोगों का जहन भटकाते रहेंगे, तो ये आरजेडी को भी और कांग्रेस को भी और बाकी सब पार्टियों को भी ये बुनियादी सवालात लेकर पब्लिक में जाना चाहिए कि भाई आप इनका हिसाब लीजिए ना, इनका हिसाब किताब कीजिए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया है, तो तब जाकर आप वाकईतन लोगों को वो कहेंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए, मुझे अफसोस है इस बात का कि भाई ये आरजेडी और कांग्रेस का जो इत्तेहाद था, उसने कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो बाकी दूसरे मार्जिनलाइज तबकात के लोग हैं, मांझी साहब है, दूसरे लोग हैं, उन सबको अगर वो साथ ले लेते तो शायद बड़ा इत्तेहाद बनता और जो बिहार के अंदर जो जात पात की बुनियाद पे जो कन्फिगरेशन बनता है वो इनके साथ में खड़ा होता। लेकिन अब जो है ना, अब देखिए ये
वो भी आरजेडी से वो निकल के चले गए हमारे, और उनका इंतकाल भी हो गया कल। हाँ, रघुवंश प्रसाद जी, वो इतने टावरिंग पर्सनैलिटी थी, आखिर उनको क्या शिकायत हुई भाई? कोई ना कोई वजह तो रही है ना। जब तक अरे कौन बात, आजकल रोजाना 1-2 एमएलए एमएलसी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, जो खबर है। तो मगर देखिए वजह उसके पीछे वजह ये होती है कि जब आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। देखिए एक बहुत बड़ा सेटबैक आरजेडी के साथ में ये है कि लालू जी इस वक्त बाहर नहीं है, अंदर है। तो जाहिर है कि और जो इनएक्सपीरियंस लीडरशिप है वो लोगों को साथ लेके चल नहीं पा रही है, जो सीजन लोग हैं। बहरहाल वो उसमें हम पार्टी के अंदर के सूरत हाल पे कुछ नहीं कर सकते। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए 2-3-4 बातें इन लोगों ने कही। देखिए एक बात तो ये कि किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कासिम रसूल इलियास साहब सियासत पे नजर रखते हैं और अब्दुल इमान साहब भी सियासी शऊर के हम आदमी हैं कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत कोई मुद्दा है। ये वो लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया है। अभी आपको 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने 10 सवाल किए हैं वजीर आला नीतीश कुमार से, उसका जवाब नहीं दे पाए। वो सारे सवाल मईशत से जुड़े हैं, वो सारे सवाल बिहार की एजुकेशन, बिहार की हेल्थ, बिहार की दूसरी चीजों। ये 15 साल का मुकाबला वो पिछले अपने 15 साल से कर रहे हैं या सिर्फ 15 साल में? वो शम साहब आप मुझे भी बोलने दीजिए। अच्छा जी बोलिए। क्वेश्चन जी, ये 15 साल बनाम 15 साल। तो एक बात और मैं बता दूं बहुत वजाहत के साथ, अगर आपका बिहार से कोई ताल्लुक हो, कि पिछले जो 15 साल की बात करते हैं, उस वक्त लालू यादव ने जो आवाज दी है, स्वर्ग भले ना दिया हो, दलित मुसलमान और अकलियतों को स्वर्ग दिया था, आवाज दी थी, हक और बराबरी दी थी। और अब जो 15 साल आया है, इसमें हम लोग इसके साथ साथ आर्थिक और माशी जो बदहाली है उसको दूर करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि भाई वो छोड़ के चले जा रहे हैं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कौन सा एमएलसी और कौन सा एमएलए रोज छोड़ के गया है? आपने अभी एक बात यूं ही कह दी कि रोज 1-2 लोग जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब कौन सा आदमी गया है अभी? दूसरी बात बताइए ना, बताइए खबर है। बताइए, मैं नामों की लिस्ट आपको बता दूंगा। अभी पिछले दिनों आपके 5 एमएलसी गए थे जेडीयू में, उसके अलावा भी अभी कई सारे गए हैं। उसके बाद अभी तो और सबसे बड़ा जो सवाल आपकी पार्टी पे कि रघुवंश प्रसाद जी एम्स में मतलब एडमिट है, कोई पता नहीं है आखिरी दिनों में वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। तो लीडरशिप पे आपके सवाल उठ रहा है, आपकी लीडरशिप पर। मैं उसका भी जवाब, 5 एमएलसी एक बार छोड़ के गए, उसके अलावा कोई नहीं गए। लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि जो एमएलसी होते हैं वो इलेक्टेड लोग नहीं होते हैं, सियासत को उनका बहुत पकड़ नहीं होता है। हाँ, उनसे कोई एक पैसे का इधर उधर लेना देना नहीं होता है। इतना तो आप भी समझते होंगे पॉलिटिकल। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो एमएलसी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है सियासत में? ज्यादातर ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। दूसरी बात यह है कि आपने बात ये, और आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि उनका सबसे पावरफुल मिनिस्टर, सबसे बड़ा उनका दलित चेहरा श्याम रजक जो मंत्री था जेडीयू में, वो हमारे यहाँ गया? वो आपको नहीं दिख रहा है? जो 10 एमएलसी 5 एमएलसी पे भारी है। अब वो नहीं, रघुवंश बाबू के हवाले से आपने बात कही। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, रघुवंश बाबू पिछले 3 दिन से वेंटिलेटर पे थे। क्या वो खत लिखने की पोजीशन में थे? डॉक्टर से पता कर लीजिएगा। उनके साहबजादे वो खत लिख करके राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी का कोर्ट में जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो आदमी वेंटिलेटर पे हो, जिसका हाथ पैर नहीं चल रहा हो, उससे आप खत लिखवाने की बात करें। लेकिन वो हम लोगों के इतने बड़े गार्जियन थे, इतने बड़े अभिभावक थे, और इतना उनका मर्तबा हमारी पार्टी में आई था कि हम लोगों ने कोई बात नहीं की। और इसी हक से लालू प्रसाद यादव जी ने इनसे कहा कि आप कहीं नहीं जाने, जबकि हम लोग सारे लोग इस बात को जानते थे कि वो उनकी हैंडराइटिंग नहीं, वो लिख नहीं सकते हैं। हम लोगों ने इसको कंफर्म भी किया था एम से। लेकिन अब बातें चल रही हैं तो मीडिया उसको उछाल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, काफी वक्त हो गया, हम इस सिलसिले को खत्म करेंगे। आखिरी बात कह करके कि हिंदुस्तान में इस वक्त एक मतलब जो मुसलमान है या जो खासतौर से मुस्लिम नौजवान है, आप भी देखते होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि वे जो कांग्रेस है या आरजेडी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, जहाँ कहीं भी इस तरह की पार्टियां हैं जिनके साथ मुसलमानों का गहरा रिश्ता रहा है, मुसलमान वोट करते रहे, अब मुसलमान उमूमन उन पार्टियों को वोट देना नहीं चाहते, या वो चाहते हैं कि अल्टरनेटिव मुतबादिल पार्टी हो। वो चाहते हैं कि अब कोई ऐसी पार्टी हो जहां हमें आजादी हो, क्योंकि कांग्रेस में है तो आप अगर पार्लियामेंट में बोलेंगे तो आपको पार्टी लीडरशिप की इजाजत चाहिए, नहीं तो तलाक जैसे मसले पर मौलाना असरारुल्लाह कासिम को नहीं बोलने देगा, और ऐसी कई सारे मसले ये बात मैं नहीं मानता। आरजेडी में खुद अख्तरुल खान साहब के साथ हुआ जब उन्होंने सूर्य नमस्कार पे बोला। अरे पार्लियामेंट छोड़िए, बाहर अब्दुल इमाम साहब आपके साथ सूर्य नमस्कार पे आपने बोला तो क्या हुआ था? यकीनन मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कहा फैसल भाई को कि ये वक्त नहीं है
कि राजद के ताल्लुक से और माइनॉरिटी के ताल्लुक से किसी बहस के तार को छेड़ा जाए, है ना। ये हुआ कि वो मसला माइनॉरिटी का बन के रह गया, पार्टी का मसला नहीं बन पाया। मैं तफसील से बात नहीं कहूंगा। आज जहां तक भाई फैसल साहब ये कहते हैं कि हमने उसकी तादाद से ज्यादा दी, तो शायद गलतफहमी का शिकार है। मामला ये होना चाहिए 40% में अगर 16% वोट हमने दिया तो गोया 40% की हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। तो इस वक्त जो है माई समीकरण की बात करते हैं या दलितों को लेकर बात करते हैं, आप देख लें कि राजद का वोट, रवायती वोट बैंक क्या है। रवायती वोट बैंक उनका जो रहा है उसमें माइनॉरिटी बड़ा एक पार्टनर है। तो तकरीबन मेरा शेयर 40% का होता है। तो हम वोट देकर 100% वोट तो हासिल नहीं कर रहे हैं, 100% वोट तो हासिल नहीं कर रहे हैं जनाब। मैंने कहा आप 100% वोट हासिल नहीं कर रहे हैं, सब बात हो गई, 35 वोट हासिल कर रहे हैं, तो उसमें आप 35 वोट हासिल कर रहे हैं, तो उसमें आधा वोट हमारा है। तो राजद के दरमियान में आधे के हिस्सेदार हम हैं, है ना। आप मुल्क सतह पर हमारी तादाद और रियासती सतह पर हमारी तादाद को मत गिनिए, बल्कि राजद को जो सपोर्ट किया जा रहा है उसमें हमारी तादाद को गिनिए, उस एतबार से हमारी हिस्सेदारी तय कीजिए। उस एतबार से अगर हमारी हिस्सेदारी तय करेंगे तो हम 40% तो वाजिब हिस्सेदार है, वजारत में भी और आपके मुराद में भी। और बुनियादी जो मसाइल है उस पर हल करने का क्या मसला रहा है, उसकी तरफ जनाब डॉक्टर साहब ने बड़े माकूल अंदाज में इशारा कर दिया। ठीक है अफरुल मान साहब, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। तो मतलब अभी मैं यही कह रहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी फिजा बनी हुई है कि जो मुस्लिम नौजवान है, जो युवा है, इन सब पार्टियों से उब चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि अल्टरनेटिव पार्टी हो, उनके साथ ज्वाइन होना चाह रहे हो। यही वजह है कि जहां जहां इस तरह का मुतबादिल इन लोगों को मिला है उन लोग शरीक हुए हैं। जैसे केरला में मुस्लिम लीग है, आसाम में यूडीएफ बहुत मजबूत हो गई है, कांग्रेस ने उनको बीजेपी की बी टीम का एजेंट कहा, लेकिन आज उनके साथ वो अलायंस करने पर मजबूर हो चुके हैं। कर्नाटक में एसडीपीआई वाले बहुत मजबूत हो गए हैं। इधर आंध्र प्रदेश में एमआईएम मौजूद है, खुद कुछ लोग मगरबी बंगाल में कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एमआईएम बिहार में अपना खाता खोल चुकी है कि उनका एमएलए है किशनगंज में। इसके अलावा 3 लाख वोट खुद अफरुल ईमान साहब ला चुके हैं और जगहों पर अपना केडर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग मजबूत हो रहे हैं। तो अगर मुस्लिम वोट अगर उधर जाएगा तो नुकसान किसका होगा? आरजेडी का होगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वोटों की तकसीम न हो और सब लोग मिल करके मुतबादिल बने। आरजेडी का कोई नुकसान नहीं होगा। आरजेडी को पूरे तौर पे मुसलमानों का सपोर्ट मिलेगा, मुसलमानों का वोट मिलेगा और उसके बाद इलेक्शन के बाद आपसे मैं बात करूंगा। चलिए तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजल्ट के बाद नतीजा सामने आएगा, क्या किसने किसको सपोर्ट किया। और ये जो साजिशें हो रही हैं, ये जो साजिशें हो रही है उसको हम लोग बेपर्दा और नाकामयाब भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन साजिश कर रहा है, कौन मुसलमानों के हुकूक की जंग लड़ रहा है और कौन मुसलमानों का वोट करना चाहिए। जो मीरान हैदर के दर्द की आवाज न उठा सके वो साजिश इंसाफ भी नहीं कर सकते। हम साजिश का इल्जाम तो नहीं लगाएंगे, इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत। चलिए बहुत शुक्रिया सब लोगों का हमें ज्वाइन किया, आपने अपना वक्त दिया, और तमाम लोगों का जो हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे, आप सब लोगों का शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले शो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।